आप लोगों का स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम इकाई 2 ज्योग्राफी का जो खंड ख पढ़ रहे थे उसका इकाई 2 है, जिसमें प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हम बाढ़ और सुखाड़ के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाढ़ और सुखाड़। सबसे पहले है कि प्राकृतिक आपदा होता क्या है। प्राकृतिक आपदा होता क्या है, तो ऐसी प्राकृतिक घटना जिससे जन जीवन, संपत्ति, फसल और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचता है, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। इसमें प्राकृतिक आपदा मुख्यतः है बाढ़, सुखाड़, भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन, ये सब है प्राकृतिक आपदाएं। जिसमें प्रकृति का असंतुलन मानव जीवन के लिए चुनौती बन जाता है। अगर प्रकृति का असंतुलन होगा तो मानव जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। बाढ़ क्या है? बाढ़ तो अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है और नदी का पानी अपने किनारों पर पार करके आसपास के क्षेत्रों में फैल जाता है, उसे बाढ़ कहते हैं। जब अत्यधिक वर्षा होगा तो नदियों का जल स्तर अवश्य बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा कि नदी में जितना भी पानी है वो आसपास के क्षेत्रों में फिर फैल जाएगा, फिर ऐसे ही बाढ़ आ जाएगा। तो बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक मानसूनी वर्षा होना बाढ़ का मुख्य कारण है। नदियों में जलस्तर का बढ़ना बाढ़ का मुख्य कारण है। नदी की तली में अवसाद का जमाव, बांध एवं तटबंध का टूटना, वनों की कटाई, व्यवस्था जल निकासी का उचित व्यवस्था का अभाव। और बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा जाता है, और अन्य बाढ़ प्रभावित नदियां हैं गंडक, गंगा, पुनपुन, ये सब अन्य है। जिसमें अन्य राज्यों में बाढ़ कौन कौन सी नदियां लाती है, तो पश्चिम बंगाल में दामोदर और तीस्ता, असम में ब्रह्मपुत्र, ओडिशा में महानदी, आंध्र प्रदेश में कृष्णा, गुजरात में नर्मदा नदी लाती है। आगे है बाढ़ से होने वाली हानियां। बाढ़ से होने वाला हानियां क्या है? तो जन धन की हानि होती है, मकानों एवं सड़कों की विनाश होता है, फसलों की बर्बादी होता है, पशुओं की मृत्यु होती है, पेयजल की समस्या, महामारी की फैलने की संभावना, परिवहन एवं संचार व्यवस्था बाधित होता है, लोगों को विस्थापित करना होता है ऊंचाई के स्थान पे। और इसका सकारात्मक सोर्स भी है, सकारात्मक प्रभाव भी है बाढ़ का। तो बाढ़ का वो जो पानी के साथ आने वाले जलोढ़ मृदा होता है, जो सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जलोढ़ मृदा को, प्राकृतिक उर्वरक खनिज जमा करता है, जिससे कुछ क्षेत्रों में भूमि का अधिक उपजाऊ हो जाता है। फिर है बाढ़ प्रबंध। बाढ़ प्रबंध या उसको कैसे हम रोकेंगे? बाढ़ और तटबंध बनाकर बांध बनाएंगे, तटबंध बनाएंगे। बांध को नियंत्रित करने के लिए नदियों पर बांध तथा तटबंध बनाते हैं। जिसमें समस्या आता है क्या? इसमें भी एक समस्या, अगर तटबंध बनाएंगे तो इसके टूटने पर महाविनाशकारी अत्यधिक गंभीर हो सकती है बाढ़। वैकल्पिक एवं टिकाऊ प्रबंध क्या है? नदी के बहुत निकट मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर नदी घर के आसपास से जा रहा है तो सटले में मकान नहीं बनाना चाहिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मजबूत मकानों का निर्माण करना चाहिए। मकानों की नींव एवं दीवारों की मजबूती होनी चाहिए, और बाढ़ के बाद पानी निकालने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर पंप सेट की व्यवस्था होनी चाहिए। यह है इसकी वैकल्पिक सुरक्षा। वैकल्पिक टिकाऊ प्रबंध क्या क्या है? और पूर्व सूचना की व्यवस्था। बाढ़ आने से पहले सूचना मिलने पर विद्यालय बंद किए जा सकते हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकता है, अस्पतालों, दवा एवं डॉक्टरों की व्यवस्था की जा सकती है उस इलाके में, खाद्य प्रबंध एवं पेयजल की व्यवस्था भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित उपाय भी है। तो बाढ़ के बाद कीटाणुनाशक का छिड़काव करेंगे जिस एरिया में बाढ़ है, ब्लीचिंग पाउडर उस एरिया में छिड़काव करेंगे, मृत पशुओं की जो धड़ शरीर है उसको हटाने के जल्दी से जल्दी अति करेंगे, स्वच्छ पेयजल का उपलब्ध अवश्य ही कराएंगे इसमें। और यही सब है स्वास्थ्य से संबंधित। अगर बाढ़ आए तो उस क्षेत्र में इस सबको हम लाएंगे।
अब है सुखाड़। सुखाड़ क्या होता है? जब वर्षा की मात्रा सामान्य से बहुत कम हो जाती है और जल की कमी के कारण कृषि, पेयजल, पशुओं की चारों की समस्या उत्पन्न होती है, उसे ही सुखाड़ कहते हैं। जिस क्षेत्र में अगर वर्षा सामान्य से बहुत कम होती है, मतलब 50% से कम होती है, या 50 नहीं, 25%, 25% कम या 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र को सुखाड़ माना जाता है। सुखाड़ के प्रमुख कारण है वर्षा की कमी, मानसून की अनिश्चितता, भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन, जल का अनुचित उपयोग, वनों की कमी। इस कारण है, इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। चलिए, तो आप लोग जरूर सेकेंड चैप्टर को लिख लीजिएगा। इतना ही है सेकेंड चैप्टर में। तो सेकेंड चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। स्वागत है आज की इस क्लास में। तो आज हम इकाई 3 जो प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंध को में पढ़ने वाले हैं, भूकंप एवं सुनामी। हम क्लास 2 और 3 एक ही में कर देंगे, एक ही वीडियो में रहेगा। तो चलिए भूकंप और सुनामी के बारे में पढ़ते हैं। भूकंप सुनामी होता क्या है, इसको बचाव क्या करेंगे, कितने प्रकार के भूकंप होते हैं, कितने प्रकार के सुनामी के बचाव के कारण है। तो भूकंप परिचय मतलब आपदा। प्राकृतिक आपदा ऐसी घटना है जो प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण ही होती है, जिसमें जन धन की भारी क्षति होती है। इस इकाई में हम भूकंप और सुनामी के कारण और प्रभाव और प्रबंध का अध्ययन करेंगे, हम इस इकाई में जो अभी हम पढ़ेंगे। फिर है भूकंप क्या है। पृथ्वी के आंतरिक ऊर्जा के कारण चट्टानों में कंपन उत्पन्न होता है। यह कंपन स्थलखंड भूपटल पर होता है, जो भूकंप कहते हैं इसे। जो पृथ्वी के आंतरिक जो अंदर वाला भाग है ना, उस पे चट्टानों और प्लेटों जो कंपन उत्पन्न होता है टकराने से, तो इसमें स्थलखंड पे और भूपटल पे होता है, पता चलता है, तो उसे भूकंप कहते हैं। सुनामी जब महासागर की तली में कंपन या हलचल उत्पन्न होती है, तो उस कारण समुद्र में जल की शक्तिशाली तरंगे पैदा होती है, उसे सुनामी कहते हैं। जो महासागर के तली में जो भूकंप पैदा होता है या कंपन हलचल मचता है, तो समुद्र की जलीय जो शक्तिशाली तरंगे के ऊपर पैदा होता है, तो उसे सुनामी कहते हैं। स्थल पे जो आता है उसे भूकंप, और समुद्र में आता है सुनामी कहते हैं, इतना याद रखिएगा। फिर है 26 दिसंबर 2004 को सुनामी एक आया था। दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भयंकर सुनामी आई थी। दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया, कंबोडिया, लाओस, ये सब वाला क्षेत्र है। देखो 26 दिसंबर 2004 एक बड़ी सुनामी आई थी, जो दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर बंगाल की खाड़ी तक भयंकर सुनामी आई थी। इससे बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति हुआ था। इधर दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, इंडोनेशिया, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड, इस सब में। भूकंप की तीव्रता को हम रिएक्टर स्केल से मापते हैं, और इसमें लघुगणकीय मापक होता है। एक इकाई बढ़ने पर गहनता 10 गुना बढ़ जाती है। फिर आगे है रिएक्टर स्केल की प्रभाव, मतलब कितना पे कितना मतलब होता है, तो 2 से 2.9 तक होता है, साधारण महसूस नहीं होता है। 3 से 3.9 तक होता है, हल्का कंपन होता है, और 4 से 4.9 होता है, हल्का नुकसान होता है। 5 से 5.9 होता है, मध्य नुकसान, और 6 से 6.9 होता है, उसमें भारी नुकसान पहुंचता है। 7 से 7.9 होता है, उसमें बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। फिर 8 से और अधिक, 8 से अत्यधिक विनाशकारी होता है। ये उतना नहीं है, आप लोगों को जानकारी के लिए दिया गया है। फिर है महत्वपूर्ण तथ्य। रिएक्टर स्केल की शुरुआत चार्ल्स एफ रिएक्टर ने किया था, और यह मापन भूकंप की ऊर्जा की मात्रा को बढ़ाता है, न कि तीव्रता। चलिए, अब है क्या कि भूकंप के क्षेत्र में बांटा गया है। 5 जोन है भूकंप के क्षेत्र का। 5 जोन में भूकंप को बांटा गया है, जिसमें जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5 तक जा रहा है। तो जोन 1 जो है दक्षिण पठारी क्षेत्र में, यह भूकंप का खतरा न के बराबर होता है। दक्षिण का जो पठारी क्षेत्र है ना, पठारी क्षेत्र, उसमें जोन 1 की भूकंप आते हैं, जिसमें कोई भी खतरा नहीं होता है। फिर जोन 2 है प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान क्षेत्र।
जो भूकंप की संभावना रहती है, लेकिन तीव्रता कम होने से खतरा सीमित रहती है। यही प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत का क्षेत्र है। फिर है जोन 3 में गंगा सिंधु का मैदान, राजस्थान, उत्तरी गुजरात के कुछ क्षेत्र। यहाँ भूकंप आते हैं लेकिन कभी कभी विनाशकारी होते हैं। बिहार में 20वीं शताब्दी में भूकंपीय के झटके आए थे। 1934 में भूकंप विनाशकारी था। फिर है जोन 4 में शिवालिक, हिमालय, पश्चिम बंगाल, उत्तरी भाग, असम घाटी, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है, अत्यधिक खतरे वाला होता है। जोन 5 है कच्छ के गुजरात में होता है, जम्मू कश्मीर। फिर हो गया आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुमाऊं क्षेत्र में, सिक्किम में, जो भारत के सिक्किम वाला राज्य है उसमें, दार्जिलिंग में जो असम है, इस सब क्षेत्र में भूकंप सर्वाधिक खतरे वाला आता है। फिर आपको भूकंप की तरंगे, जो तरंगे 3 प्रकार के होते हैं, PSL। तो पी वेग जो होता है ना, सबसे पहले पृथ्वी में पहुंचता है और इसकी गति सबसे अधिक होता है पी का। फिर है एस का, तो इसकी प्राथमिक गति से कम होती है और प्राथमिक तरंग के बाद पहुंचती है, पहले के बाद एस पहुंचती है। फिर है एल। एल जो है सर्वाधिक पटल पर उत्पन्न होती है, इसकी गति सबसे कम होती है, सबसे लास्ट में पहुंचती है। यह सबसे बाद में पहुंचती है और अत्यधिक विनाशकारी होता है एल तरंगे। फिर आपको भूकंप का प्रभाव, इसको भवन गिर सकते हैं, पुल टूट सकते हैं, जमीन की दरारें पड़ सकती हैं, गर्म जल के स्रोत निकल सकते हैं, बड़े पैमाने पर जनधन की क्षति होती है। फिर है भूकंप से बचाने का उपाय। तो भूकंप का पूर्वानुमान, भूकंपीय तरंगे का अध्ययन करके संभावित बड़े भूकंप को पूर्वानुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है। फिर है भूकंप रोधी भवन। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप रोधी तकनीकों से भवनों का निर्माण करना चाहिए। फिर है जान माल की सुरक्षा। आपदा के समय लोगों को सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बचाव व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासनिक कार्य, मतलब प्रशासन को क्या करना चाहिए इसमें, समय पर चेतावनी देना चाहिए, पुलिस प्रशासन का सक्रिय रखना चाहिए, राहत दल तैयार रहना चाहिए। एनडीआरएफ का टीम होता है, एनडीआरएफ, तो नेशनल डिजास्टर जो होता है ना, इस सबको बचाता है। राहत एवं पूर्वानुमान की व्यवस्था करना चाहिए। फिर है गैर सरकारी संगठनों का सहयोग। स्वयंसेवी संस्थाएं चलती है जो इस सब में हेल्प करता है। विद्यालय और आम लोग राहत एवं बचाव का कार्य महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आम लोग भी विद्यालय में इसका ट्रेनिंग देना चाहिए, जिसमें बच्चे भी सुरक्षित हो और भूकंप के समय दूसरों की सहायता कैसे करें, अपना खुद सुरक्षित कैसे रहें। फिर सुनामी के बचाव। सुनामी के बचाव के लिए जो भी पूर्वानुमान जो होता है ना, समुद्र में होने वाले हलचलों और निगरानी करके सुनामी की चेतावनी दी जा सकती है। तटबंध का निर्माण करेंगे। समुद्र के तट पर कंक्रीट तटबंध बनाकर सुनामी की लहरों का प्रभाव कम किया जा सकता है। मैंग्रोव वनस्पति है। तट के किनारे मैंग्रोव लगाने से सुनामी की लहरें गति का प्रभाव कम किया जा सकता है मैंग्रोव वनस्पति से। फिर है तटीय लोगों का परीक्षण, मतलब तटीय क्षेत्र में जो भी लोग रहते हैं उस सबको सुनामी का जो आता है तो उसको सुरक्षित स्थानों पर कैसे ले जाएंगे, इसके लिए राहत का पुनर्वास, घायलों की चिकित्सा सुविधा देना चाहिए, स्वच्छ पेयजल, भोजन, सुरक्षित आवास, पुनर्वास की व्यवस्था करनी चाहिए। तो चलिए ये सब हम आप लोग को बता ही दिए हैं, तो ये भी चैप्टर खत्म हो गया 3। अब पढ़ेंगे 4, तो 3 भी खत्म हो गया, द एंड। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिएगा अच्छा से, और समझ ना आए तो 2 बार भी देख लीजिएगा।